आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 31 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे लेबनानी सदर का इशारा, हिजबुल्लाह से छीने जाएंगे हथियार, क्या सिविल वॉर के हैं आसार। अमेरिकी सीनेट में इंसानियत फिर से हारी, कत्लो गारत के बावजूद इसराइल को देगा अमेरिका हथियार भारी। जर्मनी ने इसराइल से कहा, अब तुम्हारा सपोर्ट पड़ रहा मुश्किल, दो रियासती हल की बात शुरू करना ही होगी समझदारी। रूस ने कीव समेत यूक्रेन पर 300 ड्रोन्स और 8 मिसाइलों से किया बड़ा हमला, कई मौतें और तबाही की खबर। रूस से अमेरिका को मिली जंग की धमकी, ट्रंप ने दी वार्निंग, कहा अपनी जबान संभालो, जंग की बात पड़ेगी भारी। और ईरान पर लगी नई पाबंदियां, ईरान ने कहा हमारे खिलाफ फिर छेड़ी जा चुकी है जंग। चलिए करते हैं शुरुआत और बड़ी खबर लेबनान से। लेबनान की तरफ से एक ऐलान आया है कि हिजबुल्लाह से हथियार लिए जाएंगे। सदर जोसेफ ऑन ने साफ साफ वार्निंग दे दी है, खुला खुला कह दिया है। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क अब हर उस ग्रुप से हथियार वापस लेगा या छीनेगा जो रियासत के हुकूमत के कंट्रोल के बाहर हैं, और इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है। साफ साफ कह दिया गया है। आर्मी डे के मौके पर जोसेफ ऑन ने कहा, हमें लेबनान की सरजमीन पर सिर्फ एक हुकूमत का कंट्रोल चाहिए, हर हथियार सिर्फ लेबनानी फौज के पास होना चाहिए। ये बातें उन्होंने 31 जुलाई को कही हैं आज, और ये बहुत अहम है। अमेरिका समेत कई ताकतवर मुल्क लेबनान पर यह प्रेशर बना रहे हैं कि वो ईरान से जुड़े इस ग्रुप यानी हिजबुल्लाह को निहत्था कर दे, उससे हथियार छीन ले। हालिया जंग में इसराइल से टकराव के बाद हिजबुल्लाह को नुकसान भी पहुंचा, मगर उसके पास अब भी हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा है। इसराइल लगातार कह रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह से निहत्था नहीं होता, उसके हमले जारी रहेंगे, यानी इसराइल के। और नवंबर की सीज़ फायर जो जंगबंदी मंसूबा था, डील थी, उसके बावजूद लेबनान पर इसराइल की तरफ से बमबारी जारी है। जोसेफ ऑन ने कहा कि ये एक तारीखी मौका है, हमें पूरे मुल्क में हथियार का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ लेबनानी फ़ौज को देना होगा, तभी दुनिया फिर से हम पर एतबार करेगी। ये बयान सीधी वार्निंग है कि हिजबुल्लाह से उसके हथियार छीने जाएंगे और इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं लेबनानी हुकूमत के पास। इस बयान से एक दिन पहले याद कीजिए, हमने आपको बताया हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने क्या कहा था कि जो भी आज हिजबुल्लाह से हथियार छुड़वाने की बात कर रहा है, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहर का, वो इस्राएली मंसूबों की खिदमत कर रहा है। और आज ये बयान आ गया। मगर अब साफ है, लेबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह से सीधा टकराव मोल लेने को तैयार है और सियासी नक्शा बदलने वाला है। क्या लेबनान में एक बार फिर से सिविल वॉर देखने को मिल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, संजीदा सवाल है, और इसका अगर जवाब वही हुआ जो मैंने पूछा है तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। बढ़ते आगे, अमेरिका की सीनेट ने इसराइल को हथियार भेजने पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है, इजाज़त दी है कि भेजेंगे हथियार। गजा के बेगुनाहों की चीखें फिर से अमेरिका की सीनेट में, पार्लियामेंट में अनसुनी कर दी गई। गजा में बच्चों की लाशें उठ रही हैं, माओं की गोदें उजड़ रही हैं, मगर अमेरिकी सीनेट ने फिर से हथियार भेजने की मंजूरी दे दी इसराइल को। बुध की रात सीनेट में 2 कोशिशें की गईं इसराइल को हथियार बेचने से रोकने की। ये कोशिशें सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने की थी, जो इसराइल की जंग के मुखालिफ हैं, लेकिन दोनों बार उनकी कोशिश को शिकस्त मिली। पहली वोटिंग 73 के मुकाबले 24 और दूसरी वोटिंग कल रात 70 के मुकाबले 27 से हार गई। उनकी रात हमारा दिन हो चुका होता है आज का। ऐसी ही कोशिशें बर्नी सैंडर्स ने अप्रैल में भी की थी। उस वक्त और भी कम वोट मिले थे। डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, अमेरिका की दोनों सियासी पार्टियां इसराइल की हिमायत में खड़ी हैं। उम्मीद ये थी कि ये बात उठाकर इसराइल और ट्रंप हुकूमत पर दबाव बनेगा कि वो सिविलियंस की जान की परवाह करें, मगर अमेरिकी सियासत में इंसानियत की आवाज़ एक बार फिर से हथियारों के शोर के बीच दबा दी गई है। अगली खबर बहुत ध्यान देने वाली है। इसराइल दुनिया में तन्हा हो रहा है, ये वार्निंग जर्मनी ने दी है। कहा है 2 रियासत हल की तर्ज पर बात शुरू करने की सलाह मान लो, वरना अकेले रह जाओगे। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि गजा में इंसानी हालात और कुछ ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को एक रियासत मानने की मुहिम के बाद इसराइल सियासी तौर पर दुनिया में तन्हा होता जा रहा है, आइसोलेट हो रहा है।
इसराइल रवाना होने से पहले दिए गए बयान में योहान वेटफुल ने कहा कि हालिया यूएन कॉन्फ्रेंस जिसमें अमेरिका और इसराइल शामिल नहीं हुए, इस बात का साफ इशारा है कि इसराइल अब माइनॉरिटी में है, अल्पमत में है। जर्मन मिनिस्टर वेडेफुल ने दो रियासत हल को इकलौता रास्ता बताया जो दोनों जानिब के लोगों को अमन, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत से जीने का मौका दे सकता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी के लिए फ़लस्तीन को तस्लीम करना एक अमन मुआहदे की आखिरी मंजिल हो सकती है, लेकिन यह अमली अमल अब शुरू होना चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि अगर इसराइल कोई एक तरफा कदम उठाता है तो बर्लिन उसका यानी जर्मनी उसका जवाब देगा। क्या जवाब देगा? एक तरफ हथियार, दूसरी तरफ जवाब नहीं, फिर भी एक दूसरे के देखा देखी चाल तो चलने लगे। जर्मन बयान से ये साफ है कि इसराइल को अपनी पॉलिसी पर दोबारा गौर करना होगा, क्योंकि उसके लिए दुनियावी हिमायत अब पहले जैसी नहीं रही और शायद मौसम बदल चुका है। अब बात रूस की तरफ से लगातार जो यूक्रेन पर जंग में हमले हो रहे हैं उसकी। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से 300 ड्रोन्स और 8 मिसाइलें दागकर एक बड़ा हमला किया है। रूस ने 30 जुलाई की रात से आज सुबह तक एक और बड़ा हमला किया यूक्रेन पर। इस बार यूक्रेन की कैपिटल, वहां की दारुल हुकूमत कीव को टारगेट बनाया गया। कीव के लोकल हुक्काम का कहना है कि दर्जनों धमाके हुए, कई जगह आग भड़क उठी और कीव की फिजा पूरी रात सायरनों से गूंजती रही। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी हमले की तस्दीक कर दी है। उनके मुताबिक ये एक बड़े पैमाने पर किया गया सटीक हमला था जिसमें लॉन्ग रेंज हथियार और ड्रोन्स शामिल थे। रूस का कहना है कि इस स्ट्राइक का निशाना था यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री, मिलिट्री एयरफील्ड और वो डिपो जहां गोला बारूद, मिसाइलें और ड्रोन पार्ट्स रखे गए थे। इधर यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बताया है कि कीव के साथ साथ कई और इलाकों पर हमला किया गया रूस की तरफ से, मगर कीव इस बार मेन टारगेट था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने 300 से ज़्यादा ड्रोन और 8 मिसाइलें दागी। उन्होंने भी वही बात कही। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया कि रूस के इस ताज़ा हमले से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, गोदामों में आग लगी और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कीव में अब तक 6 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। लोकल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 82 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 44 को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। रशिया की तरफ से अमेरिका को सीधे जंग की धमकी दी गई कि भाई तुमसे अब होगी जंग। तो डोनाल्ड ट्रंप भिदक गए और बोले कि अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साबिक सदर को धमकी दी है कि अपनी जबान संभालो। मगर क्यों? क्योंकि मेदवेदेव ने अमेरिका को सीधी जंग की वार्निंग दी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साबिक सदर और सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव को सख्त अल्फाज में जवाब दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि रूस के एक्स प्रेसिडेंट मेदवेदेव जो नाकाम सदर थे, नाकाम प्रेसिडेंट थे और अब भी अपने आप को सदर समझते हैं, उन्हें कहो कि अपनी ज़बान संभालें। वो बहुत ख़तरनाक इलाके में कदम रख चुके हैं। दरअसल मेदवेदेव ने ट्रंप पर तंज करते हुए कहा था कि अगर ट्रंप रूस पर प्रेशर बनाते हैं तो जंग सिर्फ यूक्रेन तक नहीं बल्कि रूस और अमेरिका के दरमियान भी फैल सकती है। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि 50 दिन हो या 10 दिन, उसे 2 बातें यानी ट्रंप को 2 बातें याद रखनी चाहिए। रूस ना तो इसराइल है और ना ही ईरान है, और हर नई धमकी जंग की तरफ एक और कदम बढ़ाती है। इस बार उनके ही मुल्क की तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में रूस को धमकी दी थी दरअसल कि अगर वो 10-12 दिन में यूक्रेन से जंग खत्म नहीं करता तो फिर उसे नए सैंक्शंस और सेकेंडरी टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी से भड़ककर मेदवेदेव ने अमेरिका को ही सीधे जंग की धमकी दे दी थी। बढ़ते आगे बात ईरान की। ईरान पर अमेरिका ने नई पाबंदियां आयद कर दी हैं और ईरान ने कहा है कि इनका मकसद हमारी माशी कमर तोड़ना है, यानी हमारी आर्थिक कमर, हमारी इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ना है। ईरान ने अमेरिका की तरफ से लगाई गई ताज़ा पाबंदियों को सख्त अल्फाजों में रद्द कर दिया है। ईरान ने कहा है कि ये पाबंदियां ईरान की माशी तरक्की को रोकने की साजिश हैं और इसके पीछे अमेरिका की खुली दुश्मनी छिपी हुई है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बुध के रोज़ 100 से ज़्यादा अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई। सबका ताल्लुक ईरान से है और इनका ताल्लुक मोहम्मद हुसैन शामखानी के एक ऑयल शिपिंग एम्पायर से भी बताया गया है। ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के एडवाइज़र अली शामखानी के बेटे हैं। इस बारे में हमने आपको पिछली खबर में बताया था। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने कहा है कि ये एक तरफा गैर कानूनी पाबंदियां इंसानियत और इंटरनेशनल लॉ की सरेआम तौहीन है। अमेरिका को इसका
हिसाब देना होगा। उन्होंने अमेरिकी कदम को ईरानी कौम से दुश्मनी का साफ सबूत बताया और कहा कि वाशिंगटन एक तरफा दबाव और गैरकानूनी जरिए से अपने नाजायज़ मकासद हासिल करना चाहता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका सिर्फ सियासी नहीं, अब माशी जंग भी लड़ रहा है और निशाने पर है पूरी ईरानी आवाम। बढ़ते आगे, रूस के कामचटका रीजन में कल 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। हमने आपको खबर दिखाई थी। ज़लज़ले के बाद अब हालात क्या हैं जान लीजिए। समंदर में तेज़ लहरें उठी जिनकी ऊंचाई कुछ इलाकों में रूस के 6 मीटर तक पहुंच गई। सेवेरोकोलिस्क नामी फिशिंग पोर्ट है रूस में, यहाँ पानी घुस गया, बिजली काट दी गई, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हालात पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अब तक सिर्फ हल्की चोटों की खबरें हैं, लोगों को मारने नहीं गए हैं, उनकी चोटें आई बस, लेकिन अफरा तफरी का माहौल ज़रूर बना हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। ज़लज़ले के बाद जापान, हवाई और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर भी सुनामी अलर्ट जारी किया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है। मगर साउथ अमेरिका में डर कम नहीं हुआ है। चिली ने अलर्ट को सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया है और समंदर किनारे से लोगों को हटाया भी जा रहा है। कोलंबिया और इक्वाडोर ने भी प्रिकॉशन के तौर पर कोस्टल एरियाज में, यानी साहिली जो इलाके हैं, वहाँ पर इवैक्यूएशन का हुक्म दिया है, लोगों को वहाँ से निकाला है। फ्रेंच पॉलिनेशिया ने पहले 4 मीटर तक ऊंची लहरों का अलर्ट दिया था, लेकिन एक्चुअल लहरें उसे काफ़ी छोटी रहीं। ये थी शाम तक की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद ये करते हैं कोशिश साफ गोई से फैक्ट के साथ पेश की गई कोशिश आपको पसंद आई होगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों अकाउंट्स हमारे जाकर फॉलो करें। @आज़ाद बोल इंडिया लिखेंगे तो दोनों मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।